इज़ इंडिया स्टिल अ डेमोक्रेसी? पिछले एक महीने से स्पेशली लास्ट 1 वीक से जैसी चीज़ें इंडिया में हो रही है उसके बाद हर इंडियन के मन में यही सवाल है, क्या इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है या फिर इट्स स्टिल अ डेमोक्रेसी? आज के दिन पेपर लीक्स इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सीजेबी पिछले एक महीने से जंतर मंतर पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही है और 28 जून से सोनम वांगचुक और कई और स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी, जो 20 जुलाई को स्टूडेंट्स ने एंड करी। लेकिन सोनम वांगचुक अभी भी हंगर स्ट्राइक पे है, जिसको 24 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हॉस्पिटल फोर्सफुली ले जाया गया बाय दिल्ली पुलिस। आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन व्हाट वर द रीजंस बिकॉज व्हाटएवर दिल्ली पुलिस हैज सेड इन द स्टेटमेंट्स वाज नॉट मैचिंग विद देयर एक्शंस। पहली बात तो उनको व्हाइट शीट्स के अंदर छुपा के ले जाया गया। इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये विटनेस किया कि ना सिर्फ उनको फ्लोर पे घसीटा गया बल्कि उनको वर्बली अब्यूज भी किया। अगर मैं डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ तो मुझे डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर जर्नलिज्म पे भी बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ गोदी मीडिया की बात करूंगी बिकॉज दे आर नॉट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील बैड फॉर दोज हु स्टिल वॉच देम। सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट चालू किया था 6 जून से। उसके बाद उन्होंने इंडिया के कई और स्टेट्स में भी ये प्रोटेस्ट किया। उसके बाद 20 जून से लगातार वो जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने भी यहाँ पे अपनी भूख हड़ताल स्टार्ट की फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन इन सबको गोदी मीडिया ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने इनको एंटी नेशनल बता दिया, सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बता दिया। और कभी अगर इन्होंने रिपोर्टिंग की तो इनके सवाल गवर्नमेंट से नहीं थे कि वो कब डायलॉग इनिशिएट करेंगे सीजेपी या फिर प्रोटेस्टर्स के साथ, बल्कि उनके सवाल थे प्रोटेस्टर्स से कि आप इनकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हो। सर लोग हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे थे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा अभी बाहर मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद। क्यों अभिजीत दीप के हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठा है? और उनके अकॉर्डिंग अगर सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं अभिजीत दीप के होगा, क्योंकि वही सिर्फ एक इंसान है जो ये हंगर स्ट्राइक तुड़वा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो यहाँ पे आते थे, चाहे वो कॉमन मैन हो, पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज, उन सब ने सोनम वांगचुक को कन्विंस करने का ट्राई किया कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दे। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि अगर कोई इंसान ये चीज़ कर सकता है तो वो गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम का फेल होने की अकाउंटेबिलिटी लेती है, अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देते हैं, तब भी वो अपना हंगर स्ट्राइक एंड करेंगे। इसके अलावा मैं गोदी मीडिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक कोई छोटे बच्चे नहीं है। ही इज़ द एजुकेशनलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड साइंटिस्ट। उन्होंने ये फास्ट रखा था फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना ही कि अभिजीत दीप के या कोई और पॉलिटिशियन की कि वो उनका फास्ट खत्म करवाए। यहाँ थोड़ी बात मैं बीजेपी के लीडर्स की भी करना चाहूँगी, जो कॉन्स्टेंटली हर इंटरव्यू में सोनम वांगचुक और इन प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल बोलते हैं। लेकिन आज के दिन रियलिटी ये भी है कि अगर आपको इंडिया में एंटी नेशनल बुलाया जाता है तो आपसे बड़ा देशभक्त भी कोई नहीं है। इसके अलावा सारे बीजेपी लीडर्स अनएजुकेटेड एंड करप्टेड हैं। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। इनको कोई सवाल पूछ ले तो सामने वाले को एंटी नेशनल बोल देते हैं। ना ही इनके पास कोई लॉजिकल आंसर है और ना ही अपनी मिनिस्ट्री की इनफ नॉलेज। और दुख की बात ये भी है कि आज के दिन जितने भी एजुकेटेड लोग हैं या तो वो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर जेल में है अंडर यूएपीए, और जितने भी अनपढ़ हैं वो सारे बीजेपी के एमएलएज हैं, एमपीज हैं और शायद पीएम भी। पीएम मोदी की बात करते हैं, जिनको ट्वीट करना इतना पसंद है कि वो हर चीज़ पे ट्वीट करते हैं। बर्थडेज हो, कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट्स हो, इमरजेंसी या डेमोक्रेसी पे बात करनी हो या ग्लोबल इश्यूज, लेकिन मजाल है जो इंडिया की रियलिटी पे एक भी ट्वीट कर दे। आज के दिन इंडिया में इतने सारे बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो इथेनॉल स्कैम हो, राम मंदिर घोटाला हो या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट हो। और 20 जुलाई को जो चीज़ हुई उसके बाद भी अभी तक एक भी ट्वीट नरेंद्र मोदी का नहीं आया। क्रेडिट लेने सारे आ जाते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के टाइम सब गायब। बीजेपी सरकार आम आदमी को कुछ गिनती ही नहीं है, तभी उन्होंने एक महीने से ऊपर चल रहे इस प्रोटेस्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया।
लेकिन पिछले एक वीक में इन्होंने काफ़ी ऐसी गलतियां की है जिसके बाद अब आम आदमी इनसे डरता नहीं है। पहले इन्होंने इलीगली डिटेन किया सोनम वांगचुक को, जिसको पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पे देखा। इसके बाद उन्होंने 20 जुलाई को जो वायलेंस यूज़ किया है प्रोटेस्टर्स पर, जिसमें छोटे बच्चे थे और बुजुर्ग भी थे, और उसके बाद अब जो वो अपोजिशन के साथ कर रही है, उसके बाद कोई भी उनसे डर नहीं रहा है। और लगता है कि अब बहुत जल्द टाइम आ गया है मोदी और बीजेपी सरकार का रूलिंग गवर्नमेंट से हटने का। सबसे पहली गलती की है जब सीजेपी 1 महीने से ऊपर हो गया जब वो प्रोटेस्ट कर रही है और वो अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रही है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद जब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे तो उनको कोई डायलॉग इनिशिएट नहीं किया गया। इसके बाद 18 जुलाई को जब उनको इलीगली डिटेन किया गया और जिस तरीके से उनको ले जाया गया, उसके बाद बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए। सरकार को लगा था कि ये सारे लोग सोनम वांगचुक की वजह से इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। उनको लगा कि अगर सोनम वांगचुक यहाँ से हट जाएंगे तो ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस इलीगल डिटेन के बाद और भी लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ने लग गए। इसके बाद उन्होंने दूसरी बड़ी गलती की 20 जुलाई को चलो संसद के टाइम। जिस तरीके की अहिंसा का यूज इस प्रोटेस्ट के टाइम हुआ है, उसके बाद ये दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सबसे पहले जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस ने एंट्रेंस चेकिंग बंद कर दी और कैमरास भी हटा लिए। इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए जिसको रस्सी या वेल्डिंग से कनेक्ट किया गया ताकि कोई उसको हटा ना सके। इसके बाद पार्लियामेंट मार्च के दौरान टीयर गैस का यूज हुआ है और लाठी चार्ज हुई है। माना कि दिल्ली पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आया था और उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने क्राउड को हैंडल किया है, उसके बाद लोग दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। क्योंकि इस प्रोटेस्ट में कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं थे, यहाँ पे आम आदमी आया हुआ था जो सीजेपी, अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक को नहीं, खुद को सपोर्ट कर रहा था। वो अपने देश की एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए आया था। लेकिन सरकार को लगा कि अगर यहाँ पे वायोलेशन हुआ तो शायद ये लोग डर जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ, लोग और रेबेलियस हो गए। जिस तरीके की लाठीचार्ज हुई है, टीयर गैस छोड़े गए हैं, जिस ब्रूटलिटी से पुलिस एंड गवर्नमेंट ने इस क्राउड को हैंडल किया है, इसके बाद लोग पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे। यहाँ पे बीजेपी के कोर वोटर्स भी आए हुए थे जो ये सब चीजें देखने के बाद उनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि आज के दिन सरकार जो गलतियां करती है उसके रिपरकशंस उनको भी फेस करने पड़ते हैं। जिस दिन सोनम वांगचुक को इलीगली डिटेन किया गया, उस दिन अभिजीत दीपके भी पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन एज ऑफ टुडे उनकी 3 ही ऑफिशियल डिमांड्स है। सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए, सेकेंड एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, थर्ड 1 करोड़ उन सारी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है पेपर लीक्स की वजह से। 20 जुलाई को दिल्ली के बहुत सारे मेट्रोस बंद कर दिए गए ताकि कोई जंतर मंतर पहुंच ना सके। इसके अलावा प्रोटेस्ट साइट के आसपास जैमर लगाया गया और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे गोदी मीडिया जाग गई और वो रिपोर्टिंग करने आई। एज एक्सपेक्टेड वो यहाँ पे फॉल्स नैरेटिव्स ही सेट कर रही थी, लेकिन थैंक्स टू इंडिपेंडेंट मीडिया एंड प्रोटेस्टर्स, जिसकी वजह से हमें ग्राउंड रियलिटी देखने को मिली कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा था। सबसे शॉकिंग व्यू था पार्लियामेंट का, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आर्म फोर्स लेके रेडी थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे अपने बेसिक राइट्स मांगने आने वाले थे। मेरा सवाल ये है कि अगर प्रोटेस्टर्स वहाँ पहुँच जाते तो क्या वो उनको एक्चुअली शूट करने वाले थे? इस मार्च में और भी बड़े सवाल उठे, जैसे कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड आरएएफ जवान के नेम टैग्स मिसिंग थे और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिविल क्लोथिंग में थे और लाठी चार्ज कर रहे थे। जब सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया था तब भी बहुत सारे लोग सिविल क्लोथिंग में आए थे, लेकिन ये लोग है कौन? क्या ये पुलिस है या फिर बीजेपी के गुंडे? यहाँ पे प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत थी, अगर वो चाहते तो पुलिस और आरएएफ के जवान के साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही नॉन वायलेंट वे में इस मार्च को कंटिन्यू किया। हाँ, लास्ट में 5 बजे के आसपास जब बहुत ही लाठीचार्ज हुआ और टीयर गैस छोड़ा गया, उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी और स्टोन पेल्टिंग भी की, लेकिन ओवरऑल प्रोटेस्टर्स की तरफ से इतना वायलेंस नहीं हुआ जितना पुलिस ने किया था। 1 महीने से सरकार बिल्कुल चुप थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा बन चुका है तो उन्होंने 20 जुलाई को जब संसद मार्च था तब भी अपने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के थ्रू डायलॉग्स इनिशिएट किए, जिस पर बीजेपी का अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस देखने को नहीं मिला। सरकार को ये भी लगा था कि जिस वायलेंस का यूज इस मार्च के दौरान हुआ है उसके बाद प्रोटेस्टर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। और भी लोग जुड़ने लगे जिन्होंने अपने को सिटीजन को ऑनलाइन पिटते हुए देखा। सोनम वांगचुक ने पहले कहा
कहा था कि अगर सारे ऑपोजिशन लीडर्स उनको हॉस्पिटल में मिलने जाए और ये अश्योरेंस दे कि वो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाएंगे तो शायद वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दे। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स को कल मारा गया था उसके बाद उन्होंने ये अनशन तोड़ने से मना कर दिया जब तक एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं देता और बाकी भी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं होती। 20 जुलाई को दिन में जो भी कुछ हुआ उस मार्च के दौरान, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया है उसी रात से। इसके अलावा 21 जुलाई को राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको अलॉन्ग विद अखिलेश यादव एंड योगेंद्र यादव को डिटेन किया। आम आदमी पार्टी और बाकी जितनी भी मेजोरिटी ऑफ ओपोजिशन है वो भी अब अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, ना सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए बट ऑल्सो जो 20 जुलाई को हुआ। इसके अलावा सीजेपी भी अब जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रही है जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती। आज नहीं तो कल धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और शायद पीएम मोदी को भी, क्योंकि वो लोगों को डराना चाहते थे लेकिन लोग और रेबेलियस बन गए, उनका डर ही खत्म हो गया। जब ये मार्च हो रहा था तब छोटे छोटे बच्चे कैमरा पे बिना किसी डर के बीजेपी लीडर्स एंड पीएम मोदी को अनपढ़ बोल रहे थे, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। मित्रों कहते हैं, हमें कहेंगे मित्रों मित्रों, मित्र मानो ना, मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मन की बात कहते हैं, अरे तुम यहाँ पे एक बार देखने तो आ जाते, क्या हाल हो रहा है, हाथ उठ रहे, तुमने एक बार भी आके देखा। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर बीजेपी सरकार एजुकेशन पे अकाउंटेबिलिटी लेती है तो फिर उनको इथेनॉल स्कैम एंड राम मंदिर घोटाले पे भी लेनी पड़ेगी, जो शायद वो कभी नहीं करेंगे। 2029 बहुत दूर है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार और मोदी ऐसे ही करते रहे तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि लोग उनको 2029 से पहले ही पावर से हटा दे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप एजुकेशन की मांग एक अनएजुकेटेड इंसान से कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा, लेकिन नार्सिसिस्ट मोदी एंड बीजेपी सरकार का घमंड जरूर टूटेगा। वो इंडिया को डिक्टेटरशिप नहीं बना सकते। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हिस्ट्री ने बार बार ये चीज प्रूफ की है। इन सब के बीच एक चीज बहुत अच्छी हुई है, अब लोगों को समझ आ गया है कि हिंदू नहीं, इंडिया की डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। आखिरी में एक सवाल कि जब मोदी सरकार पावर में नहीं होगी तो गोदी मीडिया का क्या होगा? लेट्स सी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई एम सीफा वोहरा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।